हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अपनी पैथोफिजियोलॉजी है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की उसको। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो अपने पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी क्या होती है और जो अपना होम्योस्टेसिस और फीडबैक सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप होम्योस्टेसिस और फीडबैक सिस्टम पढ़ोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। तो वीडियो को ध्यान से समझना और नोट्स के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी जो पैथोफिजियोलॉजी की और वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है। तो देखो पैथोफिजियोलॉजी अगर अपन शब्द को अपन तोड़ते हैं तो दो शब्द निकलते हैं, एक होता है पैथो, एक होता है फिजियोलॉजी। जो पैथो शब्द है इसका एक सिंपल सा मतलब होता है डिसीज या कोई डिसऑर्डर या ठीक है। तो किसका मतलब हो गया, पैथो का मतलब हो गया। और फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देखा था कि एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर और जो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपनी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किसी डिसीज के फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि सो पैथोफिजियोलॉजी इज सिंपली डिफाइंड इज फिजियोलॉजी ऑफ डिसीज, यानी कि डिसीज के फंक्शन, डिसऑर्डर फंक्शन और कोई डिसीज स्टेट के दौरान जो अपनी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसमें एक डी अरेंजमेंट सीन होता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, है ना। तो जो है फादर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी किसको कहा गया है, जियोवेन्नी मोरगैग्नी को फादर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी कहा गया है। यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी को अपन एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, एक कनेक्टिंग ब्रिज के रूप में काम करता है, ब्रिज यानी पुल के रूप में काम करता है। जैसे कि अपनी जो एक बेसिक साइंस होती है और डिसीज को आपस में कनेक्ट करती है, कौन, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। तो आपने यह लिखा है कि पैथोफिजियोलॉजी इज द कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द बेसिक साइंस एंड डिसीज, यानी कि जो बेसिक साइंस और डिसीज के बीच में कनेक्टिंग ब्रिज के रूप में जो वर्क करता है वो क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है। तो द फंक्शनल चेंज एसोसिएट विथ और रिजल्टिंग फ्रॉम डिसीज और इंजरी, मतलब किसी की डिसीज के दौरान या किसी इंजरी के दौरान अपनी बॉडी में क्या है, कुछ फंक्शनल चेंज होते हैं, मतलब अपनी बॉडी में कुछ फंक्शन चेंज होते हैं। मतलब अभी जैसे वर्क कर रही है तो थोड़ा सा डिसीज होने के बाद जो है कुछ अलग तरीके से वर्क करेगी, है ना। तो वहां पर कुछ फंक्शन चेंज होते हैं अपनी बॉडी में। जैसे कि जब अपन को इंजरी हो जाती है, इंजरी का मतलब होता है घाव लगना। ठीक है। कहते हैं ना ब्लेड से घाव लग जाते हैं ऐसे वैसे, तो वही सब क्या कहलाती है, इंजरी कहलाती है। और जब इंजरी होती है ना अपन को, तो अपना जहां पर घाव लगता है, जैसे यहाँ पर इंजरी होगी ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ टाइम पश्चात यहाँ पर जो आसपास की यहाँ पर जो इंजरी के आसपास इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब सूजन हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। तो क्या रहता है, इंजरी के रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी जो है इन्फ्लामेशन को शो करता है। और इन्फ्लामेशन क्या होती है, किसी भी तरह की डिसीज नहीं होती है, ना ही किसी भी तरह का डिसऑर्डर होता है। ठीक है। इन्फ्लामेशन बस एक है जो अपना एक बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। किसी भी उन्हें लगता है कि जब हमारी बॉडी खतरे में, अपनी बॉडी को लगता है, इम्यून सिस्टम को लगता है कि हमारा सेल खतरे में है, तो वहां पर वो इन्फ्लामेशन कर देता है, सूजन कर देता है, क्योंकि केमिकल रिलीज करके, है ना। तो क्या करता है कि अपनी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें डिसीज के दौरान या इंजरी के दौरान कुछ जो है फंक्शनल एसोसिएट होते हैं। जैसे कि अपने जो इंजरी के रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन का हो जाना, उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक सी टर्म है जो अपनी पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होंगे, आपको बेसिकली हर एक चैप्टर में मिलेंगे, हर एक टॉपिक में मिलेंगे, क्योंकि हर एक डिसीज के बारे में अपन को इटियोलॉजी और पैथोजेंस के बारे में पढ़ना ही पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ डिसीज के बारे में ही पढ़ोगे पूरी पैथोफिजियोलॉजी में, है ना, कि डिसीज क्या होती है, डिसीज के सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है, ये डिसीज कैसे होती है, डिसीज का पैथोजेंस क्या होता है, ठीक है, और जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, यही आप पढ़ने वाले इस पूरे सब्जेक्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन डिसीज के बारे में अपन एक चीज डिस्कस करते हैं, वो इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है कि इटियोलॉजी अपने बेसिक सी कहें तो अपनी जो डिसीज का कॉज, मतलब डिसीज कैसे हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, इटियोलॉजी कहते हैं, है ना। अपन को पता तो होना चाहिए भाई, अपन बीमारी का इस चीज का इलाज कर रहे हैं तो वो कैसे हो रही है। तो अगर अपन कैसे हो रही है ये पता करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इटियोलॉजी कहलाती है। और जो पैथोजेंस क्या होता है, देखो पैथोजेंस को एक सिंपल से सब समझ लो कि पैथोजेंस का मतलब क्या होता है कि डिसीज किस चीज से हो रही है, या डिसीज का डेवलपमेंट और जो उसका ऑरिजिन है। ऑरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो अभी छोटी सी स्टेट में अभी छोटी डिसीज है, फिर बड़ी होती जा रही है। ठीक है। तो डेवलपमेंट हो गया, यानी अपन जो मोड रहता है, ठीक है, अपनी जो डिसीज का जो उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सब क्या है, पैथोजेंस है। और इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि डिसीज का कॉज, यानी कि डिसीज के कैसे हो रही है, वो इटियोलॉजी कहलाती है। और डिसीज किस चीज से हो रही है उसकी स्टडी करना पैथोजेनेस कहलाता है। यहाँ पर एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, वो है पैथोलॉजी।
तो पैथोलॉजी शब्द को अपन तोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक होता है पैथो, एक होता है लॉजी। देखो पैथो शब्द का मतलब मैंने अभी बताया था, पैथो शब्द का मतलब होता है डिसीज या डिसऑर्डर, ठीक है। लॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्टडी। ये आप याद रख लो कि लॉजी जहां भी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। तो अपनी जो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, क्योंकि अपने डिसीज होती है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, अपन पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो यही बेसिकली सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो अपनी पैथोफिजियोलॉजी होता है, पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज, यानी डिसीज की स्टडी इंक्लूडिंग, अपने उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसमें अपन क्या इंक्लूड करते हैं, उसके कॉजेज को इंक्लूड करते हैं, मतलब इटियोलॉजी को इंक्लूड करते हैं, नेचर एंड मैकेनिज्म को इंक्लूड करते हैं, मतलब उसका जो डिसीज हो रही है उसका क्या नेचर है और उसका मैकेनिज्म, मतलब वो किस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करती है कोई भी डिसीज, ठीक है। तो उन सबको अपन इंक्लूड करके अपन जो डिसीज की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। जो अपने ट्रेडिशनली अपन जो अपनी जो पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, कि एक सबसे पहले एक कैटेगरी होती है जनरल पैथोफिजियोलॉजी और एक है स्पेशल और सिस्टमैटिक पैथोफिजियोलॉजी। देखो जनरल पैथोफिजियोलॉजी होती है, इसमें बेसिक सी अपन रिएक्शन देखते हैं जो अपनी सेल और टिश्यू में, जो किसी बीमारी के डिसीज के हो जाने के बाद अपने जो सेल और टिश्यू रहते हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सब की स्टडी जो है अपन जनरल पैथोलॉजी के अंदर कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपने कोई मान लो कोई ऑर्गन है या अपनी बॉडी में कोई स्पेशल सिम्टम अपन को सीन हो रहा है उस डिसीज के दौरान, तो वो क्या कहलाती है, स्पेशल पैथोफिजियोलॉजी कर लेते हैं। देखो नाम से समझ लो कि इसमें जनरल पैथोलॉजी है, यानी कि इसमें अपन जनरल सिम्टम को देखने, अपने जो सेल और जो टिश्यू के बीच एक जो बेसिक रिएक्शन होगी उसको देखेंगे। और स्पेशल पैथोलॉजी है, इसका स्पेशल का मतलब होगा जो अपने कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देखेंगे किसी भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का या किसी भी सिम्टम का, है ना। तो ये हुई जनरल पैथोलॉजी। अब आपके सिलेबस में एक और टॉपिक दिया गया है, वो है होम्योस्टेसिस, फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट और जो फीडबैक सिस्टम के टाइप। तो यहाँ पर जो अपन होम्योस्टेसिस को देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरजीपीवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बहुत बार एग्जाम में आता है। पैथोफिजियोलॉजी की बेसिकली जो इंपॉर्टेंट यूनिट है सबसे ज्यादा वो यूनिट 1 ही है, क्योंकि एग्जाम में यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। याद रखना, अगर आपको पास होना है तो यूनिट 1 तो आपको याद करना ही पड़ेगा और सबसे कठिन यूनिट 1 ही है। और बेसिकली अगर आप इसको इजी बना सकते हो, लेकिन क्या रहता है जो अभी बच्चे आते हैं ना उनको पता नहीं रहता पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, शुरुआत में पढ़ते हैं ना तो उन्हें कठिन लगती है, लेकिन जैसे ही आप सब पढ़ लोगे ना उसके बाद जो यूनिट 1 है वो आपको ईजी लगने लगेगी। तो देखो होम्योस्टेसिस के बारे में आप पहले भी आपने जो एचपी में यूनिट 1 में आपने पढ़ा होगा, वहां पर भी जो है होम्योस्टेसिस के बारे में दिया गया था, लेकिन नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आते ही आता है हर साल। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पेपर उठा के देख लो तो उसमें आपको होम्योस्टेसिस मिल ही जाएगा। तो देखो होम्योस्टेसिस जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है होम्यो, एक होता है स्टेटस। या ये जो है ग्रीक वर्ड आए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो है दोनों ग्रीक वर्ड हैं, इसमें होम्यो शब्द का मतलब होता है सेम और स्टेटस शब्द का मतलब होता है स्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो क्या है, तो होम्योस्टेसिस को समझो कि क्या होता है, ये एबिलिटी होती है अपनी बॉडी की कि जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको एक कांस्टेंट रखना। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक मतलब जैसे कि समझो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है तो उसे 37 ही रखे, 38 ना हो जाए, 39 ना हो जाए, मतलब जितना है तो उतना ही रखे, मतलब वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। आपने 11th-12th में देखा होगा बहुत बार कि यहाँ पर जो नियतांक पड़ा होगा, नियतांक का मतलब भी होता है कांस्टेंट, मतलब उसको स्थिर रखे, मतलब यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है तो ऐसे ही रखा रहे तो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तब समझना, ठीक है। तो क्या है जो अपना होम्योस्टेसिस क्या है, देखो होम्योस्टेसिस क्या है, अपनी जो अपनी ह्यूमन बॉडी रहती है उसकी एबिलिटी होती है कि अपने जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखे, मतलब एक जैसा रखे, है ना, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस ना हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। ध्यान रखना कि होम्योस्टेसिस जो है अपनी बॉडी की एबिलिटी वो अपने आप ही होती है, ठीक है, इसमें अपन का किसी भी तरह का रोल नहीं होता है। अब देखो अपना जो होम्योस्टेसिस होता है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है। तो देखो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दो तरह की एक एनवायरनमेंट होती है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, जैसे अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर है, ठीक है, अपनी बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है उसका पीएच है, ठीक है, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर अपनी बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, ठीक है, और जो अपना जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, ये सब जो है इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो होम्योस्टेसिस क्या कहता है कि अपना जो बीपी पीएच टेम्परेचर ऑक्सीजन और जो CO2 के लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ये क्या रहता है, अपना होम्योस्टेसिस क्या रहता है, मेंटेन करके रखता है, मतलब जो है उसको नियतांक करके रखता है। जब भी अगर कम बढ़ होता है तो अपना होम्योस्टेसिस क्या करता है, वहां पर रिस्पॉन्स करता है और उसको फिर से वो उतना नहीं कर देता जितना अपनी एक नॉर्मल कंडीशन में होता है ना। तो ये तो होगा इंटरनल एनवायरनमेंट। अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इसको यहाँ पर देखो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि अपना जो ईयर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया,
ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, और अपना जो प्रेशर हो गया, ये सब क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर आप इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से आते हैं अपने बेसिकली टॉपिक जो है वो है होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पर देखो कि होम्योस्टेसिस क्या है, एक स्टेट बैलेंस होती है अपनी बॉडी के अंदर। कैसे, जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो अपनी बॉडी के, मान लो ये अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, मान लो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का और इंटरनल एनवायरनमेंट का एक बैलेंस स्टेट में होना, मतलब दोनों का इक्वल स्टेट में होना, मतलब कांस्टेंट होना, वो क्या कहलाता है कि वो है, क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। अगर एक कांस्टेंट नहीं होता है आगे, मतलब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कम हो जाए, इंटरनल एनवायरनमेंट कम हो जाए, मतलब या फिर जो इंटरनल एनवायरनमेंट कम हो जाए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज्यादा हो जाए, तो क्या करता है, अपने जो होम्योस्टेसिस है वो अपनी आप ही, उसमें अपनी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वो अपनी आप ही एक्टिव हो जाता है, और क्या करता है, उसको फिर से एक उसी नॉर्मल कंडीशन में ला देता है ना। तो ये क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जैसे अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो ये क्या है, होम्योस्टेसिस अगर काम करता है कि जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इक्वल रखने का काम जो है होम्योस्टेसिस करता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझो, जैसे अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसकी हेल्प से कांस्टेंट रहता है, ये जो है होम्योस्टेसिस की हेल्प से कांस्टेंट रहता है। जब भी हम जो अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो अभी 37 से मान लो 40 हो गया, 50 हो गया, मतलब जितना ही बढ़ता जाए ना, तो वहां पर एक जो अपना होम्योस्टेसिस जो है एक सिस्टम को जो है लॉन्च करता है। वो कौन सा सिस्टम होता है, फीडबैक सिस्टम होता है। मतलब जब भी अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का चेंज होता है या होम्योस्टेसिस में गड़बड़ी होती है, तो एक सिस्टम वर्क करने लगता है, वो है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के वर्क होने से क्या होता है कि जो अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो फिर से उसी कंडीशन में आ जाता है। मतलब समझो कि जैसे अपना जो टेम्परेचर है वो 37 से 50 हो गया, तो वहां पर जो है फीडबैक अपना होम्योस्टेसिस क्या करेगा, फीडबैक सिस्टम से कहेगा कि भैया तो चालू हो जाओ, हमें जो अपना फिर से अपना जो टेम्परेचर है उसको 37 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। तो भैया फीडबैक सिस्टम ने कहा ठीक है भैया हम चालू हो जा रहे हैं। तो कहें कि जो फीडबैक सिस्टम होता है नौकर होता है होम्योस्टेसिस का, है ना। तो अपन जो फीडबैक सिस्टम क्या है, जो फीडबैक सिस्टम जो अपना होम्योस्टेसिस होता है, ठीक है, उसके मेंटेनेंस का, उसको जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अपना फीडबैक सिस्टम करता है ना। तो अब जब भी अपनी बॉडी में किसी इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस आता है, तो अपना फीडबैक सिस्टम क्या करता है, टेक प्लेस एंड नॉर्मल कंडीशन। मतलब जब किसी अपनी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस आता है, तो अपना फीडबैक सिस्टम क्या रहता है, वो वहां पर आ जाता है और अपनी जो बॉडी का जो कंडीशन रहती है, ठीक है, उसको फिर से वही नॉर्मल स्टेट में ला देता है ना, नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। अब देखो यहाँ पर जो अपने जो होम्योस्टेसिस है, ठीक है, उसके जो तीन होम्योस्टेसिस बोले या फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट बोले, वही कहलाता है बेसिकली, क्योंकि जो फीडबैक सिस्टम रहता है वो होम्योस्टेसिस के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके जो बेसिकली 3 तरह के कंपोनेंट हैं। अब वो 3 तरह के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर, और तीसरा है इफेक्टर। यहाँ पर आप समझो कि रिसेप्टर क्या है, ठीक है। तो रिसेप्टर वो है कि मान लो कि जहां पर भी अपन को किसी भी तरह का, अपन को जहां पर किसी भी तरह की डिसीज हुई, किसी फंक्शनल चेंज हुआ, ठीक है, मतलब वहां पर कुछ जैसे अपन टेम्परेचर फील हुआ, जैसे कि अपना जैसे अपनी स्किन है, ठीक है, तो स्किन क्या कहती है, जब अपने जो बाहर का टेम्परेचर जब भी गर्म हो जाता है और अंदर का कम रहता है, तो अपनी स्किन क्या कहती है, वो डिटेक्ट कर लेती है। तो ठीक है, तो स्किन क्या कहती है, वो रिसेप्टर के रूप में वर्क करती है। तो स्किन से जो आपके पास एक सिग्नल जाता है, किसके पास जाता है, ब्रेन के पास जाता है। तो ब्रेन क्या है, एक कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, अपना जो दिमाग होता है वो क्या है, कंट्रोल सेंटर है। तो ब्रेन के पास से फिर से सिग्नल आता है कि अपने जो बॉडी के किसी भी कंपोनेंट के पास, ठीक है, कहीं भी आता है, जो अपनी बॉडी के जो किसी भी ऑर्गन के पास, किसी भी पास भी आ सकता है, तो वो क्या कहलाता है, इफेक्टर कहलाता है। इफेक्टर क्या कहलाता है, जो रिस्पॉन्स शो करता है ना। तो यहाँ पर एक देखो आप रिसेप्टर की, आप यहाँ से देखो, वहां से आपको समझ में ना आया तो यहाँ देखो कि रिसेप्टर क्या है, कि दे मॉनिटर आ चेंज इन अ कंट्रोल कंडीशन। मॉनिटर का मतलब होता है वो चेक कर लेते हैं कि वहां पर जो अपने कंट्रोल कंडीशन होती है उनमें किसी भी तरह का चेंज हुआ है, ठीक है। कंट्रोल कंडीशन मतलब जो अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो जैसे कि अपना जो कंट्रोल कंडीशन मतलब वहाँ की जो अंदर की जो कंडीशन है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशन वो क्या रहती है, कंट्रोल रहती है। तो जो अपनी बॉडी की जो कंट्रोल कंडीशन रहती है उसको मॉनिटर करके, यानी उसको जैसे उसे चेक करता है, उस रिसेप्टर को पता चल जाता है कि अपनी बॉडी की जो अंदर की कंडीशन है उसमें कुछ चेंज हुआ है, तो क्या करेगा, उसको चेक करके और तुरंत जो है एक इनपुट भेजता है, सेंट इनपुट का एक सिग्नल होता है, जो एक इनपुट सिग्नल भेजता है किसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास, है ना। तो कंट्रोल सेंटर के पास इनपुट सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, रिसेप्टर करता है कि नहीं भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भाई तुम कंट्रोल सेंटर क्या है, उसका मालिक है ना। तो उसको क्या करता है, ठीक है, जो इस सिग्नल भेज देता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है रे भाया, कुछ तो गड़बड़ी है, उसको ठीक करो।
आपको एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, स्किन जो होती है एक रिसेप्टर के रूप में वर्क करती है। कैसे कि जो स्किन की जो नर्व एंडिंग होती है ना, वो क्या करती है, जो स्किन की जो नर्व एंडिंग होती है वो मॉनिटर करती है, मतलब मॉनिटर करती है जो अपना जो टेम्परेचर में जब भी चेंज होता है ना, तो उसको चेक करके जो स्किन की नर्व एंडिंग रहती है, ठीक है, वो क्या करती है कि जो एक सिग्नल को या इनपुट को किसके पास भेजती है, ब्रेन के पास भेजती है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर जो स्किन क्या होगा, एक रिसेप्टर हो गया, यहाँ पर जो ब्रेन के पास सिग्नल भेजा, तो ब्रेन क्या है, एक कंट्रोल सेंटर है। बेसिकली अधिकांशतः केसों में, ठीक है, अगर आप देखोगे तो 100 में से 99 केसों में ब्रेन ही कंट्रोल सेंटर के रूप में वर्क करता है ना। अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो है रिसेप्टर, कि भाई रिसेप्टर क्या होता है, तो देखो मैंने अभी बताया है कि कंट्रोल सेंटर, ठीक है, अपना दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कंट्रोल सेंटर। तो अभी मैंने बताया कि कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ब्रेन होता है, यानी कि ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर के रूप में वर्क करता है। और देखो अभी ब्रेन का काम क्या होता है, जो अपने रिसेप्टर रहते हैं उससे रिसेप्टर से जो सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको जो है एक क्या कहता है, इस सिग्नल को चेक करता है कि हाँ भाई सिग्नल तो आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद ये क्या करता है कि यहाँ से कुछ केमिकल को रिलीज करता है, मतलब अपने कुछ सेना को रिलीज करता है कि जाओ तुम वहां पर जो है कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान की सेना घुस आई है तो उसको ठीक करो। मतलब जो यहाँ से क्या करता है, आउटपुट को जनरेट करता है। तो आउटपुट को जनरेट का काम किसका रहता है, कंट्रोल सेंटर का। और जो है इनपुट को रिसीव करने का काम भी कंट्रोल सेंटर का रहता है। तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि जो इनपुट रहता है उसको रिसीव करके आउटपुट को क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये लिखा हुआ कि जो ब्रेन क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। तो कंट्रोल कंडीशन शुड बी मॉनिटर द इवेल्यूट द इनपुट, मतलब इवेल्यूट का मतलब होता है चेक करना। तो क्या कहता है, जो कंट्रोल कंडीशन अगर मॉनिटर होती है उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है तो क्या कहता है, जो अपना कंट्रोल कंडीशन रहता है, ठीक है, वो क्या कहता है, इवेल्यूट कर लेता है इनपुट को, यानी इनपुट को चेक करके, ठीक है, उसको रिसीव कर लेता है रिसेप्टर से, ठीक है। और उसके बावजूद क्या करता है कि जनरेट करता है आउटपुट को। अब ये जनरेट आउटपुट जो होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, नव इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं। जो अपने हार्मोन्स होते हैं वो नव इम्पल्स की तरह एक्ट करते हैं। नव इम्पल्स आपने अगर एचपी का भी यूनिट 1 पढ़ रहे हो तो उसमें देखा होगा कि नव इम्पल्स का मतलब क्या होता है, सिग्नल रहते हैं जो नर्व के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। तो हार्मोन के रूप में कुछ सिग्नल होते हैं, किसके रूप में, जो आउटपुट होता है उसके रूप में, यानी कि जो केमिकल रिलीज होती है वो क्या रहते हैं, हार्मोन रहते हैं, ठीक है, जो कि नव इम्पल्स के रूप में वर्क करते हैं, मतलब जो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। तो ठीक है, तो दीज जनरेट आउटपुट आर इन द फॉर्म ऑफ नव इम्पल्स ऑफ हार्मोन, यानी कि ये जो हार्मोन के नव इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं कौन, जनरेट आउटपुट, ठीक है। जो क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। करेक्ट का मतलब होता है सही करते हैं, जो सही करते हैं, जो कंट्रोल कंडीशन होती है, ठीक है, किसी जो इफेक्ट है, जनरेटिंग रिस्पॉन्स इन इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि इफेक्ट है कि किसी भी तरह के जो रिस्पॉन्स जनरेट करने से, ठीक है, सॉरी, मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल कंडीशन को सही करते हैं, कैसे, जो अपना इफेक्टर रहता है ना उसको जो है ये क्या कहते हैं कि उसको जनरेट कर देते हैं कि भाई तुम अपना काम करो, ठीक है। वहां से क्या करना है, तुमको जो ठीक करना है, किसको, जो अपनी जो कंडीशन रहती है जो अपनी बिगड़ गई है उसको। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझो कि मान लो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई, ठीक है, मान लो कुछ गड़बड़ी हो गई तो तुम्हारे पास सिग्नल जाएगा, तुम्हारे जो मालिक होगा ना उसके पास एक सिग्नल जाएगा कि भाई, मतलब कोई सैनिक होगा वो सिग्नल लेके जाएगा कि भाई वहां पर जो है ऐसा ऐसा हो गया है तो वहां पर जो सही कर दो। तो वो क्या करेगा, जो शक्तिशाली योद्धा होंगे ना, ठीक है, उनको भी भेज देगा कि ठीक है भाई तुम जाओ वहां पर जो किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो उसको सही करो। मतलब पहले तो देखो, तो मान लो शक्तिशाली योद्धा कहीं और बैठा हुआ है, मान लो वो कहाँ बैठा हुआ है कि मान लो वो मुंबई में बैठा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे पास पहले तो ये नॉर्मल जो आपको नौकर होगा उस मालिक का वो जाएगा। तो नॉर्मल जो मालिक क्या होगा, वो हार्मोन हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, नव इम्पल्स के रूप में जो हार्मोन हो गए, मतलब नव इम्पल्स का मतलब वो सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। तो हार्मोन जो है वो किसके पास गए, एक इफेक्टर के पास गए। इफेक्टर क्या है आपका, वो शक्तिशाली योद्धा है जो उस कंडीशन से लड़ सकता है ना। तो जब इफेक्टर के पास जाते हैं, यानी कि जो अपने शक्तिशाली योद्धा के पास जाते हैं, तो उसके पास सिग्नल मिल जाता है। तो वो क्या करता है, अपना एक रिस्पांस को जनरेट करता है। रिस्पांस को जनरेट करने का मतलब ये है कि वहां पर जाके वो आपकी जो कंडीशन होगी ना, उसको लड़के उसको जो सबक सिखा के जाएंगे तो बिल्कुल एकदम सही कर देता है। ये तो हो गया इफेक्टर। अब यहाँ पर देखो यही है इफेक्टर। तो इफेक्टर में क्या होता है कि इफेक्टर क्या करता है, जब भी अपने कंट्रोल कंडीशन से किसी भी तरह का सिग्नल रिसीव्ड होता है ना, अपने जो कंट्रोल सेंटर है उससे जो भी आउटपुट रिसीव्ड होता है उसको रिसीव्ड करके, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है। तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके वो क्या करता है, जो अपनी कंट्रोल कंडीशन रहती है, ठीक, उनकी चेंज को वो सही कर देता है। तो क्या कहलाता है, इफेक्टर कहलाता है। देखो अभी अपन ये जो देख रहे थे वो थे कंपोनेंट फीडबैक सिस्टम के, होम्योस्टेसिस के। अब देखो अपना जो फीडबैक सिस्टम की जो अपन अगर देखें तो अपना फीडबैक सिस्टम जो है दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। यहाँ पर समझो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में डिफरेंस क्या है कि जब मान लो अपनी बॉडी में किसी भी तरह के मान लो कोई हार्मोन है, ठीक है, या अपनी बॉडी का टेम्परेचर मान लो कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, तो अपनी बॉडी से क्या जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जाएगा कि भाई हमारे पास जो है टेम्परेचर कम हो गया अपने अंदर का, तो उसको बढ़ा दो।
मतलब पॉजिटिव जाएगा तो क्या होता है, जो अपने बॉडी के अंदर के जो हार्मोन है, सीक्रेशन है, उनके वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या आ जाएगा, मान लो अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 से 50 हो गया, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, अपना होम्योस्टेसिस क्या करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को जनरेट करेगा और नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, कि मतलब नेगेटिव का मतलब होता है घटाना। तो इसी से समझना कि अगर पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब वो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है तभी तो अपन पॉजिटिव करके उसको जो नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे। और नेगेटिव का मतलब होता है अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको अपन घटा के, यानी कि उसे हटा के, ठीक है, तो उसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जाएगा। तो क्या होगा, मान लो 50 से टेम्परेचर क्या होगा 37 में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव में आ जाता है। तो दो तरह के सिग्नल जो फीडबैक सिस्टम अपनी बॉडी में होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये एग्जाम में बहुत आता है, तो आपको इसी को पढ़ना है। थोड़ा कठिन लगेगा आपको, बट ये बहुत ईजी है। देखो, जो अपना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन उसके बारे में अपन को डिटेल में लिखा हुआ है, अपन यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल में आए, जब भी आपको एग्जाम में आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतना लिख देना है, उसके साथ एक या दो आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं। सबसे पहले देखो कि जब क्या रहता है अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ भी डिक्रीज होता है, तो क्या रहता है कि अपना जो पॉजिटिव सिस्टम रहता है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है। मतलब अपने जो इफेक्टर होता है, जो वो पॉजिटिव फीडबैक को देता है, और क्या करता है, जो अपनी एनवायरनमेंट, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसको अपनी जो नॉर्मल कंडीशन या स्टेट में वापस ला देता है, उसको इंक्रीज करके। किसको इंक्रीज करके, कि जो भी चीज आपने मान लो अपनी बॉडी में अपना टेम्परेचर मान लो घट गया है, ठीक है, अभी 37 की जगह 20 हो गया है, तो जो टेम्परेचर को इंक्रीज करके उसको नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। और नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो एक पॉजिटिव फीडबैक आता है, ठीक है, वो किसके द्वारा आता है, इफेक्टर के द्वारा आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सिस्टम कब वर्क करता है, जब हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ कम हो जाए, तो ही वहां पर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करेगा। अगर अपने बॉडी के एनवायरनमेंट में कुछ ज्यादा हो जाए तो वहां पर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ पर ये अब एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्जांपल यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले ये एग्जांपल यहाँ पर दिया गया ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का, ठीक है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहां से लिख लो, यहाँ पर सिर्फ आप समझो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप चाहे तो अब नोट्स में हिंदी में लिख के आप आसानी उसको समझ सकते हो, क्योंकि लिखने से जल्दी समझ जाते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी अपनी बॉडी के, अपनी स्किन पर, बॉडी के किसी पार्ट पर अपन को कट होता है, तो अपनी क्या होती है, ब्लड वेसल्स रहती है, नसें रहती हैं, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं, और क्या करती है, जो ब्लड को रिलीज करने लगती हैं। यहाँ पर देखो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का, यहाँ पर जो क्लॉट है इसका मतलब होता है जमना। ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कि जब भी अपनी स्किन पे किसी भी तरह का कट होता है, अपनी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, तो क्या करता है कि अपना जो सिस्टम रहता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है, अपने जो केमिकल को रिलीज करने लगता है, कि वहां पर जैसे केमिकल को रिलीज करता है, तो केमिकल को रिलीज होने से क्या होता है, वहां पर जो प्लेटलेट्स रहती हैं वो कलेक्ट होने लगती हैं। आपको पता होगा, अपने ब्लड में पढ़ा होगा, जो प्लेटलेट्स रहती हैं वो अपने ब्लड में होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, वो कलेक्ट होने लगती है कहाँ पर, जहां पर अपन को जो स्किन कटी होती है, जहां पर अपन को खून निकल रहा होता है, या इंजरी के साइड पर, इंजरी का यहाँ मतलब है वहां पर जो कट लगा हुआ है उसी के साइड पर, तो कुछ प्लेटलेट्स वहां पर रिलीज होने लगती हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा केमिकल रिलीज होगा उतनी ज्यादा प्लेटलेट्स रिलीज होंगी। अपना जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, वो जल्दी जल्दी सिग्नल भेजता है कि भाई जल्दी जल्दी केमिकल रिलीज करो, मतलब पॉजिटिव सिग्नल भेज के वहां पर केमिकल को रिलीज करवाता है ना। तो जितना ज्यादा केमिकल रिलीज होगा, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा अपन को क्या होगा कि जो वहां पर प्लेटलेट्स आएंगे, और जितनी जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स आएंगे उतनी जल्दी अपना क्या होगा कि वहां पर जो अपना घाव लगाया हुआ है, जो ब्लड है, उसका जो ब्लीडिंग होना, मतलब खून का निकलना, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जो अपनी प्लेटलेट्स रहती हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं अपने ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, और अपना ब्लीडिंग रहती है, खून निकल रहता है, तो उसके स्टॉप के लिए। यहाँ पर ब्लड क्लॉट का मतलब ये होता है कि अपने जो खून का जमना क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉट कहलाता है ना। अभी अपना जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, इसका दूसरा एग्जांपल है, वो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली बात यह है, इसमें क्या होता है कि जब भी किसी एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो अपना जो वो बच्चा रहता है, बेबी रहता है, वो क्या रहता है कि जो मदर की जो यूटेरस रहती है, ठीक है, यूटेरस का एक पार्ट होता है कर्वेक्स, या उस जो यूटेरस की सरफेस पे वो क्या रहता है, अपने जो हेड से जब पुश करता है जन्म के समय, तो क्या रहता है कि वहां के जो यूटेरस के सरफेस से, यानी जो कर्वेक्स से जो एक सिग्नल जाता है, किसके पास जाता है, अपने कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है, जिससे कि वहां क्या होता है कि ब्रेन जो सिग्नल भेजता है किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक सिग्नल भेजेगा, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो जो है किसके रूप में वर्क करती है, जो है इफेक्टर के रूप में वर्क करती है। ब्रेन जो कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पर जो कर्वेक्स है वो क्या है, वो क्या था, रिसेप्टर था, यानी कि जो कर्वेक्स जो है सिग्नल भेजता है ब्रेन के पास, ठीक है। सो ब्रेन से क्या होता है, जो है ऑक्सीटोसिन नाम का जो ब्रेन क्या है,
पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके, स्टिमुलेट का मतलब होता है उसको कर देता है कि भाई तो चलो तुम ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, तो ऑक्सीटोसिन से क्या होता है कि जो अपना जो ब्लड स्ट्रीम का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है, ठीक है, यहां से देखो जो आपकी क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो अब उसको कहां पर जाना है, अब जो यूटेरस के सरफेस पे जाना है, तो किसके थ्रू जाता है, वो वहां से जो है ब्लड के थ्रू जाता है, अपनी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती हैं, उसके थ्रू जो है ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन रहता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज हुआ होता है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां तक जाता है, यूटेरस पे जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन रहता है वो स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब कि ऑक्सीटोसिन जैसे ही वहां पर रिलीज होगा तो वहां पर क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो बच्चा रहता है उसका जो है जन्म हो जाता है ना। तो ये सिंपल से एग्जांपल है जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। तो यहाँ से देखो, यहाँ लिखा है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कैसे, कि जब जो यहाँ पर ब्रेन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना ही था, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेन है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भेजा था ग्लैंड के पास, ठीक है, पॉजिटिव जो है फीडबैक भेजा था। तो पॉजिटिव फीडबैक भेजा था, उसने ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर दिया, मतलब जो अपना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और जो यूटेराइन का जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। अब देखो अपना दूसरा है, अभी अपन ने देखा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, अपना दूसरा है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि जब भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ भी इंक्रीज हो जाता है तो उसको अपन को घटाना पड़ता है ना, तो वहां पर जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करता है। तो वो क्या करता है कि वहां पर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करेगा, तो वो नेगेटिव फीडबैक को भेजेगा, जिससे क्या होगा कि जो अपने जो बॉडी में जो भी बड़ा होता है उसको डिक्रीज करके उसको नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। तो ये बेसिक सी वर्क होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत ईजी से एक एग्जाम्पल है कि जब भी क्या होता है कि अपना जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो अपनी क्या होती है, अपनी स्किन है वो हीट होने लगती है, ठीक है। जिससे क्या होता है अपना हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है। हाइपोथैलेमस क्या है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट होता है, मतलब ब्रेन के पास अपना सिग्नल जाता है, जिससे वो क्या कहता है जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के पास सिग्नल भेजता है। और टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर क्या कहता है, जो अपनी स्वीट ग्लैंड होती है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। और स्वीट ग्लैंड का काम क्या रहता है कि स्वीट ग्लैंड क्या करती है, अपना जो पसीना रहता है ना उसको स्वीट ग्लैंड जो है निकालती है, रिलीज करती है, मतलब अपने स्वेलिंग को, ठीक है। तो क्या करती है वहां पर जो है स्वेलिंग कर देती है, ठीक है, स्वेलिंग कर देती है, मतलब अपन को पसीना आ जाता है, जिससे अपना क्या रहता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और फिर से उसी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये जो है किसका काम है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का काम है। अब इसके और भी एग्जांपल दिए गए, जैसे कि जो अपने जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन लेवल रहते हैं, ठीक है, जब भी वो इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको जो कम करके उनको मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। अपनी जो बॉडी का पीएच होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पर एक मेन और सबसे इजी सा जो एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, वो है ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है कि जब भी अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना, तो क्या रहता है, देखो ब्लड प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब अपना जो हार्ट रहता है वो जल्दी जल्दी ब्लड को फ्लो करे, रेट करे, ठीक है। तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो क्या करता है कि जब भी अपना जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो अपने जो क्या रहता है, जो अपने ब्लड वेसल्स क्या करता है, जो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं कि ब्रेन के पास कि नहीं भाई ब्लड प्रेशर जल्दी जल्दी इंक्रीज हो गया है तो उसको डिक्रीज करो। तो जैसे ही अपने जो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है तो क्या करता है, ब्रेन के पास जो क्या करता है, द सिग्नल आर सेंड फ्रॉम द ब्रेन टू हार्ट, यानी कि ब्रेन के पास जैसे ही सिग्नल जाएगा तो ब्रेन क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है हार्ट को, ठीक है। हार्ट को वो सिग्नल सेंड करेगा कि अपना जो हार्ट रेट है उसको कम करो। तो हार्ट क्या करेगा, अपना जो हार्ट रेट है उसको स्लो डाउन कर लेगा, मतलब कम कर लेगा। और अगर हार्ट रेट कम हो गई ना तो बेसिक सी बात है, उसका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो यही था बेसिकली जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम थे उसके एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। थैंक यू।